Hello students, welcome to Easy Learning Classes. I am your Jatin sir. So आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्टैंडर्ड 11th का सब्जेक्ट है OCM चैप्टर नंबर 2. ठीक है, इन डिटेल पूरा चैप्टर को स्टडी करेंगे, सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट बिजनेस सर्विसेज वर्क. ठीक है, और टॉपिक जो कवर करना है हमें दैट इज इंश्योरेंस. समझ रहे हो? इंश्योरेंस. अब देखिए, पहले हम देखेंगे उसका डेफिनेशन देखेंगे, देन आफ्टर प्रिंसिपल्स देखेंगे, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखेंगे, देन आफ्टर ये अपना IRDA दैट मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. सारे टॉपिक को हम वन बाय वन कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंश्योरेंस ये कोई नया टर्म है नहीं हम सबके लिए. ठीक है, आप भी अवेयर हो टर्म इंश्योरेंस से, बट बेसिकली वो कैसे वर्क करता है शायद ये ना पता हो, है ना. चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं. तो इंश्योरेंस जो है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पर्संस, इंश्योरी एंड इंश्योरर, या फिर ऐसा कहो कि इंश्योरेंस कंपनी एंड पीपल के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक रिलेशन है, where the insurer is liable to pay regular premium. यानी कि we as a people जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है are liable to pay regular premiums. Okay, while on the other side, while insurer यानी कि इंश्योरेंस कंपनी will compensate us in case of any damage. जिस बात का हमने इंश्योरेंस लिया है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस लिया है और आग लग गई, then after insurance company will compensate us. ठीक है, थेफ्ट का है या थर्ड पार्टी कवर है, व्हाटएवर जिस भी चीज का हमने इंश्योरेंस लिया है और वो डैमेज अगर हमें होता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर इंस्पेक्शन हमें कंपेंसेट करेगी. द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट अ न्यूअर कंसेप्ट, इट इज नॉट अ मॉडर्न एज कंसेप्ट. ये बहुत एंशिएंट कंसेप्ट है. पुराने टाइम में जब मतलब शिप के थ्रू चीजों की लेन देन होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तब से इंश्योरेंस जो है वो एप्लीकेबल है. ठीक है, थेफ्ट का इंश्योरेंस है तब से. देन आफ्टर ये जहाज डूब जाए या पानी में कुछ खराब हो जाए उसका भी इंश्योरेंस लिया जाता था. देयर आर सम ऑफ द फॉरेन कंपनीज के जो मतलब 100-150 साल पुरानी कंपनीज है इन फील्ड ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, फाइन. तो पहली बात क्या हुई कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज. बहुत सिंपल तरीके से याद रखो कि इंश्योरेंस जो है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, इंश्योरी एंड इंश्योरर. ठीक है, इंश्योरी यानी कि जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी. इन दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलेशन है जिसमें हमारा काम क्या है, तो क्या भाई हमें रेगुलर प्रीमियम पे करना है. अच्छा, कुछ नहीं भी होता है तब भी, हाँ बट ऑब्वियस है भाई, इंश्योरेंस उसी को कहा जाता है. सी, एक बात आप क्लैरिटी के साथ समझ लो कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्कीम. ये कोई FD नहीं है, ये कोई डिबेंचर नहीं है, ये कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं है कि जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीपल होता जाएगा. नो. सपोज मैंने इस साल का इंश्योरेंस लिया है और एक साल मैंने मतलब प्रीमियम पे कर भी दिया, सपोज 10,000 रुपए, और पूरे साल में कुछ भी घटना नहीं हुई, तो ये अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ. उसमें वो नेगेटिव नहीं सोच रहे कि यार शिट 10,000 रुपए चले गए मेरे और कुछ भी नहीं हुआ. तो नहीं हुआ वो अच्छा हुआ ना, समझो बात को. हाँ, मीनवाइल जो गोडाउन पे जो चीज पे हमने इंश्योरेंस लिया है, मे बी वो रिस्क कवर 1 लाख रुपए का है, तो वो 1 लाख रुपए का रिस्क मुझे नहीं लेना है, सो दैट मैं 10,000 रुपए का इंश्योरेंस देने के लिए मैं तैयार हूं. बताइए समझ में. ठीक है, वो 10,000 का इंश्योरेंस में मुझे इतनी सेफ्टी हो जाएगी कि ये 10,000 प्रीमियम के सामने अगर कुछ हुआ तो ये 1 लाख रुपए का मुझे जो है वो कवरेज मिल जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट मी. तो वो कंपेंसेशन के लिए है, वो रिस्क कम हो जाए, रिस्क रिडक्शन के लिए इंश्योरेंस होता है, ना कि पैसे बनाने के लिए. दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्कीम. बेसिकली अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, बट जो स्पेशली इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं वो फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. बताइए समझ में, लाइक दिस.
सो इन अ वे दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी जहां पर हम इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलर पे करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपेंसेट करेगी आफ्टर इंस्पेक्शन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अप टू द अमाउंट वी हैव इंश्योर्ड। जितनी अमाउंट तक का हमने वो इंश्योरेंस लिया होगा उतनी अमाउंट तक का हमें इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, नॉट मोर देन दैट। बट मेक श्योर कि रेगुलर प्रीमियम पे किया होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस जब हम खरीदते हैं, जब एग्रीमेंट हुआ होता है, उसमें कोई भी डिटेल हमें जो है वो छुपानी नहीं है। अभी हम बात करेंगे, नीचे जब पॉइंट आएगा बात करेंगे उसमें, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एन एग्रीमेंट, ये मैंने आपको ब्रीफ किया रिगार्डिंग इंश्योरेंस। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, एनी ऑफ द टॉपिक जो है वो आपको क्वेश्चन में आएगा। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट वन दैट इज utmost good faith, प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith। ये जो दो पार्टी है यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरी, वो एग्रीमेंट में दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या है, तो कि भाई भरोसा है, ट्रस्ट है, 100% ट्रांसपेरेंसी है और होनी चाहिए, इट शुड बी, ठीक है। मतलब बीइंग जब मैं इंश्योरेंस खरीद रहा हूं तो मुझे जो भी डिटेल्स है वो मेंशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं मेडिक्लेम खरीद रहा हूं, तो मुझे रिगार्डिंग माय हेल्थ और पास्ट में कोई सर्जरी या कुछ भी ऐसा हुआ है या कोई मेडिसिन चल रही है या कोई मतलब जो कोई डिसीज है बट मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा या कुछ भी मैंने छुपाया, आगे चल के कुछ भी अगर डिटेक्ट हुआ, मैंने क्लेम रखा और डिटेक्ट हुआ कि ये जब आपने इंश्योरेंस लिया था तब आपने ये चीज मेंशन क्यों नहीं की, क्योंकि ये डिजीज तो आपको उससे पहले का है, आपने इंफॉर्मेशन छुपाई है। और इफ इट इज सो, अगर ये बात ऐसी निकल आई कि आपने कुछ हाइड किया है, देन आफ्टर हमारा जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। वर्ड क्या है? नल एंड वॉइड, मतलब कि आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो हमने जो अब तक के प्रीमियम भरे वो सारे के सारे प्रीमियम आपके गए, ठीक है, वो अमाउंट आपकी गई। क्यों? तो कि आपने ये प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ तोड़ा है, ब्रेक किया है, ठीक है ना, प्रॉमिसेस को ब्रेक किया है आपने, फेथ को ब्रेक किया है, सो दैट ये दोनों साइड पर लागू होता है, ठीक है। बट खास करके वो हमारी साइड पर ज्यादा लागू होता है ना, हमने अगर कुछ छुपाया है तो। On the other side, it is the responsibility of the insurance company कि वो सारी डिटेल्स हमारे सामने रखें, चाहे उसको पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, सारे हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर के उनको मेंशन करना चाहिए कि भाई ये चीजें रहेगी ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इफ यू आर एग्री, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन आफ्टर इन्वेस्ट कीजिए आप, ठीक है। तो चाहे हम हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी, हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे के साथ सारी डिटेल्स को शेयर करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। यानी कि जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है और मेंशन करना बनता है, चाहे वो क्वेश्चन पूछा जाए फ्रॉम ईदर साइड या ना पूछा जाए, बट इफ यू थिंक इट इज बेटर टू डिस्क्लोज, देन आफ्टर यू हैव टू, दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देखो ये तो ना इंश्योरेंस की जान है, ये उसका हार्ट है, इंडेमनिटी। इंडेमनीफाई करना मतलब क्या? बचाना, सेव करना, ठीक है, इंडेमनीफाई करना। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? तो कि हमें बचाती है, कहां से, कैसे? तो कि फाइनेंशियल रिस्क से, लॉस से, डैमेज से बचाती है हमें, है ना। In case of fire, in case of theft, in case of any mishap जिसका हमने इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, तो वो कवरेज में हमें कंपेंसेट करेगी ताकि वो खर्चा हमें बड़ा भुगतना ना पड़े, वो नुकसान हमें भुगतना ना पड़े, सो दैट इंश्योरेंस इज टेकन, ठीक है। वो छोटी अमाउंट के सामने बड़ा कवरेज मिल रहा है हमें। जैसे मैंने आपको कहा कि 1 लाख का
गोडाउन है, हमारा माल पड़ा है, उसके सामने मेरा 10,000 का प्रीमियम इनफ है। हर साल मैं 10,000 पे किए जा रहा हूँ। एंड फिर से वही बात कर रहा हूँ कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो वो नुकसान नहीं है कि यार शिट 10,000 रुपये चले गए, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाया। वो अच्छी चीज़ है, हमें मतलब वो बुरा नहीं सोचना है कि काश कुछ हो जाए और मैं क्लेम ले लूँ उनसे, नो। ठीक है, सो इंडेमनिटी की बात चल रही है कि मेक श्योर इंश्योरेंस इज टू रिड्यूस द रिस्क नॉट टू मेक मनी। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डिटेल नोट्स है आपके लिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, होल लाइफ, एंडोमेंट एंड आईआरडीए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो ये कहता है कि आपको हम लोग बचाएंगे, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इससे पैसा बना ले तो ये गलत है ना। ये पैसा बनाने वाली स्कीम नहीं है, ये अलग इंश्योरेंस होते हैं। पैसे बनाने वाले भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम्स भी होती है, बट वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है। ये बेसिकली क्या है तो कि ये इंडेमनिटी वाले इंश्योरेंसेस है ना। मीनवाइल फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी ने मतलब सपोज उनका एक गोडाउन है, ठीक है, और गोडाउन में पूरा जो माल रखा है वो 5 लाख रुपए का है, राइट। बट उन्होंने ना आधे गोडाउन पर यानी कि 2.5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लिया। समझना बात को, उन्होंने 2.5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लिया और ऐसी कोई दुर्घटना हुई कि जिसमें 5 लाख का माल जल गया या खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उनको मैक्सिमम कितना अमाउंट मिल पाएगा? कितना मिल पाएगा? 2,50,000, नॉट मोर देन दैट। एग्री? क्योंकि उसने इंश्योरेंस ही कितने तक का लिया है? अप टू 2,50,000 का, है ना। फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा तो पूरा माल जल गया फिर भी मुझे आधी अमाउंट क्यों मिल रही है। बट तूने आधी अमाउंट पे ही इंश्योरेंस कवरेज लिया था तो आपको उससे ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता। एग्री? चलिए अभी दूसरा एक केस देखते हैं कि मान लीजिए एक बार इसने मतलब ऐसी गलती कर दी कि मैंने 2.5 लाख का लिया और ऐसा हुआ। दूसरी बार उसने पूरा 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, पूरे गोडाउन पे लिया, राइट। और अब की बार ना 2 लाख का नुकसान हुआ मान लीजिए, ठीक है। तो कितने तक का अमाउंट मिल पाएगा उसको? उसने इंश्योरेंस 5 लाख का लिया है, पूरे गोडाउन पर लिया है, बट डैमेज जो हुआ गोडाउन में वो 2 लाख रुपए का हुआ, बट ऑब्वियस 2 लाख का ही मिलेगा। फिर वो यहाँ पर वो क्लेम करेगा कि यार 5 लाख का लिया है, पूरा लिया है मैंने, अब की बार तो मुझे पूरी अमाउंट दे दीजिए। तो क्यों दे पूरी अमाउंट? आपका नुकसान ही 2 लाख का हुआ है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट जो आपको मिल पाएगी वो कितनी होगी? 2 लाख रुपए होगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई ये चलो मैंने पैसे तो ले लिए इंश्योरेंस कंपनी से, फिर बचा कुचा माल जो है भंगार में बेच के वहां से स्क्रैप में कमा लूंगा, नहीं। अभी बात आएगी सब्रोगेशन में, हम वही बात करने वाले हैं, ठीक है। आप ये स्क्रैप बैक के चक्कर में मत पड़ना, ये आपके लिए नहीं होता है। जब आपने क्लेम कर दिया, ठीक है, और उन्होंने वो क्लेम एग्री किया, एक्सेप्ट किया, देन आफ्टर जो भी चीजें हैं उसमें से हमारा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है, स्क्रैचेस पड़ गए और उन्होंने बोला कि ये दरवाजा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कर दीजिए। इंश्योरेंस कवरेज था, नया दरवाजा डाल दिया, फिर आप बोलोगे वो पुराना वाला मेरे को वापस करो ना, वो वापस नहीं मिलेगा आपको, वो उनका बन जाता है। उन्होंने रिप्लेस करना था, करके दिया ना आपको, हाँ बस वही चीज थी इंश्योरेंस कवरेज में, तो आप वो वाला पुराना दरवाजा वापस नहीं मांग सकते, लाइक दैट, ठीक है। वो स्क्रैप से कमाने वाली बात भूल जाओ, वो नहीं हो पाएगा इधर। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो भी इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर, उसमें उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए, है ना। या फिर अगर पर्सन पे ले रहे हो तो वो फैमिली मेंबर होने चाहिए, ब्लड रिलेशन वाले होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, ऐसा क्लोज रिलेशन होना चाहिए। अदरवाइज इंश्योरेंस कवरेज आपको नहीं मिल पाएगा। उसका भी लॉजिक बताता हूं क्यों। पहली बात तो सपोज ये मेरा घर है, मैं अपने घर के ऊपर इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, यस ले लीजिए, कोई बात नहीं है। बट ऐसा है कि भाई मैं अपने फ्रेंड के घर के ऊपर इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, उसका प्रीमियम मैं पे करूंगा, ये बात नहीं होगी, ठीक है। ऐसा वो अलाउ नहीं करेंगे,
बट माई क्वेश्चन इज दैट कि आपको इंश्योरेंस से मतलब होना चाहिए, मैं लूँ चाहे मेरा फ्रेंड भरे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट नहीं, इंश्योरेंस के रूल्स के हिसाब से ये चीज़ कतई पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी ऑनरशिप नहीं है ना, वहाँ पर मेरी ऑनरशिप नहीं है, सो दैट आई एम नॉट बी अलाउड टू टेक अ इंश्योरेंस ऑन समबडी एल्स प्रॉपर्टी। रीजन ये है कि भाई देख, अब दूसरी बात, फिर लॉजिक पर आते हैं। मान लीजिए कि मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर इंश्योरेंस लेना है, दैट इज ओके, बट मैं मेरा फ्रेंड का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, हाँ, दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके, वो अगेन अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है, अभी उस पर बात करते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, हमारा खुद का ओनरशिप होगा, तो उसमें हम वो डैमेज खुद से नहीं करेंगे इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए। हमारे फैमिली मेंबर्स है, ब्लड रिलेशन में है, तो उनको मार के हम इंश्योरेंस मैच्योरिटी वाला लेना नहीं चाहेंगे। बट वही किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी कोई और थर्ड पार्टी है जिसके ऊपर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे थे, तो शायद इंसान पैसों की लालच में आकर कुछ गलत उल्टा सीधा कर सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में आया कि देख भाई, अगर प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो आपकी ओनरशिप वाली होनी चाहिए, और पर्सन पे अगर ले रहे हो देन आफ्टर आपके ब्लड रिलेशन या क्लोज फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड। अब इसी पॉइंट के ऊपर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर कंपनी का जो मालिक होता है वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर ले सकता है। ठीक है, उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि सर वो कहाँ उसके ब्लड रिलेशन वाले हैं, बट वो लीगली एक रूल बनता है, एम्प्लॉय सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी ओनर, द मैनेजमेंट, कि आपको इन सब की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आप ये क्लेम मत करना कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहाँ दिया ये। ठीक है, ये एज पर कंपनीज एक्ट उनको ये फॉलो करना पड़ता है, एज पर लेबर सेफ्टी एक्ट उनको ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, क्लियरिटी आ गई। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छा, पहले इसका मीनिंग समझ लो। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन। एक्सचेंज ऑफ पोजीशन से मेरा मतलब है कि ये अपना गोडाउन है और ये इंश्योरेंस कंपनी है। बिफोर द क्लेम, मैंने कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, उससे पहले ये 5 लाख रुपए का गोडाउन का मालिक हम हैं, उसके अंदर जो भी माल पड़ा है उसका मालिक मैं हूं खुद, और इंश्योरेंस कंपनी इज अ थर्ड पार्टी। ओके, फिर कोई दुर्घटना हुई, मैंने क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी आए, उन्होंने इंस्पेक्ट किया और क्लेम पास किया। अब ये गोडाउन का मालिक, मतलब प्रॉपर्टी का नहीं, उसके अंदर जो भी माल पड़ा है उसका मालिक जो है वो कौन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एंड आई एम अ थर्ड पार्टी। इसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो जो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये स्क्रैप बेचकर पैसे कमा दूं, तो ये भूल जाओ, क्योंकि आपकी ओनरशिप ही नहीं। व्हेन यू क्लेम एंड व्हेन दे एक्सेप्ट, दैट्स इट, आपको आपका क्लेम मिल जाएगा सर, आप दूर रहिए, ये आपकी अभी चीजें नहीं है। इसका हम जो भी करें, कुछ मिले ना मिले, वो आपका लुकआउट है ही नहीं। आप सिर्फ अपने क्लेम से मतलब रखिए, स्क्रैप बैक भूल जाइए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, चारों प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जहां पर एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, इंडेमनिटी की बात की, बचाने वाली बात है, ठीक है, पैसे बनाने वाली बात नहीं होगी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। वैसे तो बहुत टाइप्स के इंश्योरेंस है, बट मेजरली देयर आर 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस। अब देखिए, होल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, तो कि जिसमें सपोज आई एम द पर्सन जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है। अब बेसिकली ये इंश्योरेंस का जो पर्पस है वो मैं नहीं हूं, मेरा फैमिली है। ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए देख रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो चलो फैमिली की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूं, बट कहीं ऐसा कुछ हो गया हादसा और मैं नहीं रहा,
तो उन लोगों की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए लाइफ टाइम इंश्योरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो जो भी पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर वो अ पर्सन की डेथ होने के बाद ही मिलेगा। हाँ, मतलब कि जिस पर्सन ने लिया है वो उसके लिए है ही नहीं, उसकी डेथ के बाद ही फैमिली वालों को मिलेगा, लीगल हेयर्स को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 ये उसका मीनिंग हुआ। प्रीमियम कितना भरना, कहां तक भरना है, तो कि जहां तक आप जिंदा रहते हो। लाइफ टाइम इंश्योरेंस है ये, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप प्रीमियम पे करते रहोगे। ओके, पॉइंट नंबर 3 प्री डिसाइडेड अमाउंट होती है। प्री डिसाइडेड अमाउंट होती है, सपोज 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी जितनी बड़ी अमाउंट चाहिए उतना बड़ा प्रीमियम भी रहेगा, ठीक है। जितनी छोटी एज होती है कम प्रीमियम होता है, जितनी जितनी एज बढ़ जाती है उतना प्रीमियम का रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। एंड टू सम एक्सटेंट के बाद ये अलाउ भी नहीं करते आपको इंश्योरेंस लेने के लिए, ठीक है। अगर कोई सोचे कि भाई चलो 60 की एज में ले लेते हैं, 65 की एज में ले लेते हैं, क्यों, तो कभी 5-10 साल में तो टिकट कटने वाला है अपना, है ना। तो कम पैसे भरे और फैमिली को करोड़ रुपए देकर जाए, भाई 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 इतने पागल नहीं है वो, ठीक है, इतने पागल नहीं है वो। आपको वो मतलब इंश्योरेंस अलाउ ही नहीं करेंगे एट दैट पर्टिकुलर एज, है ना। बियॉन्ड सर्टेन एज वो अलाउ नहीं करते। छोटी एज में हाँ डेफिनेटली दे देंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि मरने के चांसेस कम होते हैं। वैसे तो कोई किसी का डिसाइडेड नहीं होता है, बट रेयर चांसेस होते हैं कि भाई यार इंसान बहुत छोटी एज में चला जाए। इंडिया में एवरेज जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 67 अराउंड, है ना। 67 अराउंड का मोर्टेलिटी रेट है। कोई उसमें 70 क्रॉस कर जाता है, कोई 50 में निपट जाता है। एवरेज निकाल के 65-67 का रेशो है। खैर, तो होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये रहा कि भाई हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सेफ्टी देना चाहते हैं। तो जो ब्रेड विनर है, जो मेन पर्सन है, उसकी डेथ होने के बाद ही फैमिली वालों को पैसा मिलेगा, जो भी प्री डिसाइडेड अमाउंट है। और प्रीमियम जो है वो लाइफ टाइम तक पे करना रहेगा, इसको कहा जाता है होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस क्या है, तो कि इसमें ना एक टर्म डिसाइडेड होती है। सपोज मैं आज से ले रहा हूँ, जो भी मेरी एज है, यहाँ से मैं 15 साल के लिए ले रहा हूँ, 15 साल बाद इसकी मैच्योरिटी है। अब इन बिटवीन अगर मेरी डेथ हो गई तो फिर मैच्योरिटी पर फैमिली वालों को मिलेगा, एंड अगर मैं जिंदा रहा 15 इयर्स के बाद भी तो वो अमाउंट मुझे मिलेगी, ठीक है। ज्यादातर लोग इसको एक रिटायरमेंट प्लान के तौर पर लेते हैं, है ना, रिटायरमेंट प्लान के तौर पर, क्योंकि इसमें एक टर्म डिसाइडेड होती है, उतने टर्म तक आपको प्रीमियम पे करना है, एंड एक टर्म डिसाइड होती है कि जिसके बाद मैच्योरिटी आएगी। वो मैच्योरिटी तक हम अगर जिंदा है तो वो पैसा हमें मिलेगा, मतलब द पर्सन जिसने ये इंश्योरेंस खरीदा था। एंड इन केस ही इज नॉट देयर, देन आफ्टर उसके जो लीगल हेयर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनको वो पैसा मिलेगा। उनकी डेथ से वो प्रीमियम भरने बंद हो जाता है, ठीक है, वहां से प्रीमियम भरना स्टॉप हो जाता है, एंड बाकी के जो भी प्रीमियम बचे हैं वो सारे प्रीमियम स्टॉप हो जाते हैं, एंड जो भी अमाउंट डिसाइडेड है वो अमाउंट फैमिली को मिलती है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको कहा जाता है एंडोमेंट इंश्योरेंस, राइट। फिर आता है टॉपिक दैट इज IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA जो है बेसिकली इट इज द एपेक्स बॉडी इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एपेक्स बॉडी से मेरा मतलब है कि इट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। जैसे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर सेबी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर RBI है, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर IRDA है। आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है IRDA का। IRDA इज अ टॉप मोस्ट अथॉरिटी, पॉलिसीज को बनाना, देन आफ्टर उसको इम्प्लीमेंट करना, पूरे सेक्टर के ऊपर वॉच रखना, उसको जांचना परखना, लोगों के लिए और ज्यादा नई कंफर्टेबल स्कीम्स लेकर आना, ये हुआ जनरल गाइडलाइंस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड चीटिंग ना हो जाए, ठीक है, लिखा मैंने, किसी के साथ कोई फ्रॉड चीटिंग ना हो जाए, ये देखना, कोई कंपनी मिसयूज ना करे, मतलब टर्म्स कंडीशंस का, इंश्योरेंस का, ये देखना, ओके। देन आफ्टर रूल, आई मीन कंपटीशन,
हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना मार्केट के अंदर। इससे क्या होगा, तो कि इससे होगा ये कि जब कंपटीशन बढ़ती है ना, तो वो कंपटीशन के चलते कंपनी हैज टू ब्रिंग समथिंग न्यू। वो अपनी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आना पड़ेगा, वेदर इट इज अ सर्विस और अ हार्डकोर प्रोडक्ट। क्यों? तो कि कंपटीशन चल रही है, वो कंपटीशन में अपने आप को प्रूव करने के लिए, टिकाने के लिए दे हैव टू डू समथिंग न्यूअर। और वो न्यूअर प्रोवाइड करते करते लोगों के लिए मोर चॉइसेस मिल जाती है, ज्यादा चॉइस मिलती है, ज्यादा वैरायटीज मिलती है, नई नई स्कीम्स आती है, न्यूअर टेक्नोलॉजीज आती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। तो मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बना रहे, ये देखना। अपार्ट फ्रॉम दिस, IRD has also opened the door for the foreign investors up to some extent, 26%। ठीक है, पहले अलाउ नहीं करते थे, बट LPG 1992 में हमने जो पॉलिसीज चेंज किया, बदलाव किया, ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आगे चल के इस साल, तो LPG जो हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत फॉरेन कंपनीज को भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अलाउ किया गया था। ठीक है, सो मीनवाइल दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, अच्छा एक और ऑब्जेक्टिव रह गया, टू मोबिलाइज मोर फंड फ्रॉम द मार्केट। मोबिलाइज मोर फंड का मतलब क्या है? तो भाई मार्केट से ज्यादा फंड एक्वायर करना, आई मीन टू से लोगों को इन्वेस्ट करवाना। ठीक है, लोगों को इंश्योरेंस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करवाना, सेविंग्स है एक टाइप का। ठीक है, और ये चाहो तो सेफ्टी भी है। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे IRDA के। तो ये था आज का लेक्चर अपना, जिसमें हमने पूरा इंश्योरेंस सेक्टर कवर किया। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारे लेक्चर्स, मैंने कहा था आपको, अकाउंट, इकोनॉमिक्स एंड OCM तीनों सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। आज OCM का लेक्चर हमने स्टार्ट किया है, 12th का भी आ जाएगा जल्दी से, गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज है, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड प्लीज मेंशन इट इनटू द कमेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।